डेरिवेशन देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, पूरा आ गया। एक बार पढ़ाया घर जाकर एग्जैक्टली क्या हुआ देखा है। चलो बढ़िया। तो डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, बाकी तो जो फाइनल फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या लेंस फॉर्मूला हमारा 1/v माइनस 1/a इक्वल टू 1/4। तो अब क्या हम यहाँ पर मैग्निफिकेशन के बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या, मैग्निफिकेशन क्या होता है, पावर के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? पहले पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर, पावर प्लेस, एक हज़ार रिंग्स की पावर मतलब हम क्या कहते हैं, क्या होता है, क्या measure of convergence या divergence या ability to converge or diverge इंसिडेंट रे जो है ऑब्वियसली कन्वर्जिंग लेंस होगी तो कितना कन्वर्ज करने की एबिलिटी है या कितना डाइवर्ज करने की एबिलिटी है। क्या कुछ फार्मूला हमने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा, आपको पता है पावर इक्वल टू 1/, पावर इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ 1/, कहां से आया, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, थोड़ी सी अलग है पावर की डेफिनेशन। We are talking about power of lens. It is measure of convergence or divergence power of lens. It is measure of convergence or divergence which a lens introduces in the light falling on it. तो एखादे लेंस पर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, एखादे लेंस पर लाइट इंसिडेंट होने के बाद उसको कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज किया जाता है वो मेजर होता है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इसे एक्चुअली डिफाइन किया जाता है, पता है क्या, it is defined as कैसे डिफाइन किया जाता है, tangent of the angle by which it converges or diverges beam falling on it at unit distance from the optical center. सिर्फ ये समझने के लिए है क्या एक्चुअली डेफिनेशन,
क्या कहा हमने? इट इज डिफाइंड एज टेंजेंट ऑफ द एंगल दैट कौन सा एंगल while it converges or diverges being on it मतलब on length at a unit distance from optical center से unit distance पर यहाँ पर जो रे इंसिडेंट हो रहा है अब ये ऑब्वियसली कन्वर्जिंग लेंस है तो इससे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर जो रे इंसिडेंट हो रहा है उसे कितना कन्वर्ज किया है इस एंगल का tan मतलब पावर इक्वल टू tan डेल्टा। अब आपको पता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होता है आपका रिफ्रैक्शन फोकस से, मतलब ये m है हमारा, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा फोकल तो यहाँ पर tan डेल्टा क्या होगा h by m अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट h की वैल्यू क्या है पावर के डेफिनेशन में 1, तो ये क्या आना चाहिए 1 by m, ठीक है पक्का। और आपको पता है ये डेल्टा बहुत छोटा होता है, ठीक है, मतलब पावर इज इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 1 और इसलिए आपने इसके पहले रिलेशन यूज किया है पावर इक्वल टू 1 अपॉन m। एक पॉइंट ध्यान में रखना है यहाँ पर फोकल से कौन सी यूनिट में रहेगी मीटर, फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में लिखनी चाहिए, ठीक है। और पावर का यूनिट है वैसे क्या है ऐसा यूनिट मीटर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। ऑब्वियसली एक चीज रहने वाली है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे रहेगी, पावर कैसे रहेगी पॉजिटिव या नेगेटिव पक्का, क्योंकि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस की पावर रहेगी नेगेटिव, ठीक है। फ्री करो चलो अब जैसे कल हमने देखा था सर ये जो आपने एक लेंस के लिए कहा और एक्चुअली क्या नाम है कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, तो फिर ऐसे केस में पावर का इसकी फोकल लेंथ कंसीडर कर पहले वाले की या दूसरी वाले की या इक्विवेलेंट कंसीडर करना पड़ेगा ऑलमोस्ट सेम रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बड़ा आसान है, आप इस करके देखते हैं कितना लिख दिया सबने
अरे यहाँ मीटर लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है। तो देखो हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/b minus 1/2 equal to 1/a. What we are talking about is combination of lenses. अगर दो लेंसेज है एक दूसरे की काफी क्लोज है, इसकी फोकल लेंथ है f1, इसकी फोकल लेंथ है f, ठीक है। एक्चुअली क्या होने वाला है, यहाँ से लाइट में यहाँ से कुछ तो कॉन्वर्ट होगा, तो ये तो ऑब्जेक्ट रहेगा का हमारा, इस ऑब्जेक्ट की पहली इमेज फॉर्म होगी I1, बट ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट करके एक्ट करने वाली है, और फिर यहाँ से फाइनली कुछ तो आपको इमेज मिलेगी, यहाँ पर बीच में कुछ तो I1 रहने वाला है। पहले जैसे देखा था ये ऑब्जेक्ट ये I1 एक्चुअली सेकंड पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट करके एक्ट कर रहा है। इधर गए ये एक्चुअली जो रे आ रहा है ये ऑब्जेक्ट से आने वाला रे करके एक्ट करेगा, एंड ये फाइनली हमारी इमेज सॉर्ट होगी। कल ऐसा देखा था पार्ट 1, ये पार्ट 2 देखा था, पहले सरफेस पर दूसरे सरफेस पर, वैसे ही यहाँ हो रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूला बना है। तो अब ये फॉर्मूला इस पहले वाले लेंस पर एप्लीकेबल है, ये दूसरे वाले लेंस पर एप्लीकेबल है, और पहले वाले लेंस ने फॉर्म की हुई इमेज I पर ये दूसरे वाले लेंस के लिए प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट पर क्या करने वाली है, पक्का क्लियर है। सो मैं पहले वाले लेंस के लिए कुछ फॉर्मूला लिख सकता हूं, फॉर लेंस पर क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस ये v1 पर फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है कुछ तो u डिस्टेंस पर, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन कौन सी फोकल लेंथ f1 फॉर लेंस 2। अब देखो हाँ लेंस 2 के लिए ये I1 जो v1 डिस्टेंस पर फॉर्म हुआ है ये ऑब्जेक्ट करके काम कर रहा है, ठीक है, और इमेज एक्चुअली फॉर्म हो रही है v डिस्टेंस पर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v1 इक्वल टू 1 अपॉन, क्या 1 और 2 को मैं ऐड कर सकता हूँ, प्लस 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन v1 चला जाएगा, क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, इनको ऐड किया है तो इनको क्या ऐड करना पड़ेगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, क्या सही है पक्का। तो ये क्या बन गया, ये इस कॉम्बिनेशन ने ओवरऑल क्या तैयार किया है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 आएगी, ठीक है। ये कितनी रहेगी, कैलकुलेट करना ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, टिपिकली जब आप आगे चेक करने के लिए जाते हो तो एक्चुअली सभी का प्रॉब्लम नहीं करते, इसका काम टेक्नीशियन भी करते हैं, सही है, तो उनको ये फ्रैक्शन के कैलकुलेशन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन f1 अभी देखा था क्या है पावर, ठीक है, तो ये क्या पहले लेंस की पावर है, ये दूसरी लेंस की पावर है, सो ये बन जाएगी हमारी
इक्विवेलेंट पावर या पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओपन लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या सही है? सो 1 upon f equivalent equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. This can be written as equivalent power equal to P1 plus P2. अगर ज्यादा है तो आप इनको और भी ऐड कर सकते हैं। इसलिए आप जब आप चेक करने के लिए जाते हो तो ऐसा होता है कि उसको मशीन के सामने क्या बिठाया जाता है, कोई तो एक लेंस डाली जाती है, अच्छा क्लियर दिखता है का, थोड़ा चांगलं दिसता है पण एकदम क्लियर नहीं। फिर क्या होता है, वो और एक डालते हैं, नहीं नहीं पहले जैसे ही है, ओके ओके सुनो, फिर वो दूसरी लेंस डालते हैं, हाँ अब क्लियर देखते हैं। मतलब क्या किया उन्होंने, सबसे पहले आप गए देखा, उन्होंने 0.5 इस पावर की लेंस डाली, 0.5 डाली, आपने कहा नहीं थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मतलब आपके आपको कुछ ना कुछ नंबर है, फिर 0.5 के बाद उन्होंने और 0.5 डाल दी, तो आपने कहा नहीं अब अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, पहले 0.5 से 0.5 मतलब 1 हो गया था डायोमीटर, आपका नंबर 1 हुआ था, फिर उन्होंने 0.25 डाला, फिर आपको ठीक दिखने लगा, मतलब हमारे आपका नंबर है 0.75, हमें 0.75 नंबर का चश्मा लगा। डिपेंडिंग ऑन तो लेंस कौन सी है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, आपका नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करता है। किसी का नंबर होता है प्लस, किसी का नंबर होता है माइनस, तो वो एक्चुअली ये लेंसेस की पावर। और देखो आपको टेक्नीशियन के लिए कितना आसान है, 0.5 प्लस 0.25 1/2 प्लस 3/4, इसके कंपैरेटिवली 0.5 प्लस 0.25 आसान है। और ये पावर का एडवांटेज, या आप इजीली उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक कॉन्केव एक कॉन्वेक्स ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है पक्का, ओके। अब इतना सब किया है तो क्या हम यहाँ पर ओवरऑल मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ लिख सकते हैं? पहले ये क्या लिखा था, क्या है ये दोनों के जगह मैंने अगर इसे रिप्लेस कर दिया बाय सिंगल लेंस, आपके साथ यही होता है ना, जब चेक करने के लिए जाते हैं तब शायद से 1 2 3 लेंसेस उस स्लॉट में रहेंगी, चश्मा भी ऐसे ही होता है, एक लेंस दूसरी लेंस नहीं, कोई जीरो का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसका इक्विवेलेंट एक लेंस आपको दी जाती है, जैसे दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसकी इक्विवेलेंट एक लेंस से दी जाएगी, सही है। तो ये इक्विवेलेंट पावर क्या रहेगी, तो ये रहेगी अगर इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है और इसकी P है, तो आप कहोगे P P1 प्लस P2। इसकी आपको अगर फोकल लेंथ चाहिए, इस प्रकार का स्फीयर यूज करना है, तो आप कहोगे 1/8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन f2। क्या सही है? देखो एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर हमने ये दोनों लेंसेज को बहुत पास में रखा है, एंड दिस लेंसेज आर थिन, एकदम थिन लेंसेज है, तो इनके ऑप्टिकल सेंटर में जो डिस्टेंस है वो u एंड v के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है एक लेंस है और दूसरी लेंस उसके और थोड़ी दूर है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये उसके लिए है जब दोनों लेंसेज बहुत पास में रहेगी, क्लियर। लेंसेज अगर दूर रहेगी तो फिर ये भी बल जो पहले के लिए इमेज डिस्टेंस है वही दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं रहने वाला, ठीक है क्लियर, ओके। अब इतनी बात की है तो लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, n dash upon h and v upon u माइनस v by u मिरर के लिए, ठीक है। देखा था हमने ये दोनों फॉर्मूले साथ में, वो माइनस इंटरचेंज हो जाता है, तो देखो सर क्या करेगा, आपने माइनस इंटरचेंज ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ठीक है।
ये प्लस यहाँ पर चला गया, यहाँ का माइनस यहाँ पर आ गया, इसलिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो कॉपी के ऊपर दोनों चीजें ऐसे लिख लो, अगर होता है तो इसके दिमाग में क्लियर है कुछ प्रॉब्लम। तो फॉर लेंस पर क्या मैं मैग्निफिकेशन लिख सकता हूँ? L1 कितना रहता है मैग्निफिकेशन? d by u। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस कितना है? d1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? u। दूसरे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? d1। इमेज डिस्टेंस कितना है? d। तो ये क्या आ जाएगा? d upon b1। ओवरऑल कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन क्या रहेगा? ओवरऑल कॉम्बिनेशन के लिए b by u। सही है ना? ये बहुत छोटा है, इमेज फॉर्म हुई है v डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट रखा है u डिस्टेंस पर, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन के लिए मैग्निफिकेशन रहेगा b by u। अब जरा इन तीनों को देखो, पर मुझे क्या करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन? मल्टीप्लिकेशन पक्का। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस is m1 into m, m1 into m2। our simply add the magnifications multiply होते हैं। आपको इक्विवेलेंट इस वर्ड का मतलब समझ आया? अब वो सीरीज कॉम्बिनेशन में RS = R plus R2 plus R3 लिखते हैं, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/RT = 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 लिखते हैं, या यहाँ पर लिख रहे हैं 1/F = 1/F। तो ये F क्या है? दिस इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट मतलब वो जो कुछ भी सिस्टम है, उस सिस्टम में इक्विवेलेंट सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली एक ही चीज। 5 रेजिस्टेंसेस है, 5 लगाने की जगह कौन सा एक लगाना चाहिए, मतलब उससे सेम इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी बिल्कुल बेसिक बताना होगा। तो मेरे पास एक 200 की नोट है और एक 200 की है और एक 100। इट इज इक्विवेलेंट टू सिंगल 500, तो दोनों का भी इफेक्ट सेम। Okay. Unless and until before to emergency that please class miss मत करो।
चलो जाए आगे। अब देखो जो पार्ट अभी किया उसी के ऊपर एक करके तुम सब फाइल देते हैं। जो कहा था अभी जो लिखा वो सभी उसके लिए है जब ये बहुत पास पास में है। जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली अपोजिट पर the lenses are separated by some distance। ठीक है, अब देखो ये 30 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जनरली हम इंग्लिश में कम देते हैं ऐसा भी चीज, तो इसके 10 टाइम्स या उससे ज्यादा ये रहता तो फिर इस डिस्टेंस को देखिए। ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अगर एरर 10% से कम है तो उसे डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर उससे ज्यादा है तो ये 5/30 मतलब 1/6 16%, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखो अब ऑब्जेक्ट मेरा 30 सेंटीमीटर पर है, ये 5 सेंटीमीटर पर है, 3 सेंटीमीटर पर। आपको कहा फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ फॉर्म होगा ये बता पाएंगे क्या? एक एक पार्ट करते पहले सिर्फ समझ लगे तो आप बताओ, लिखा नहीं तो मुझे चलेगा। ये पहले लेंस के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ? पहला पार्ट 1/b इक्वल टू 1/b माइनस जैसे b1 और f1 तक। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1/b1 इक्वल टू 1/f1। f1 कितना है? प्लस है, ये राइट में कर दो 1/30 या माइनस। ठीक है, पहली गलती यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, और एक यहाँ पर अच्छा है कि ये डायरेक्टली आपको प्लस माइनस किया हुआ है, कुछ लोग वहां पे भी गलती कर सकते हैं। वो कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 3/30, ये माइनस ऊपर चला गया माइनस 1/30 2/30 दैट इज 1/15, तो v1 आ गया प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ इस लेंस से 15 सेंटीमीटर पर मेरी इमेज फॉर्म होने वाली है। पक्का? तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर, तो क्या डायरेक्टली इस 15 को जैसे इसके पहले v1 मेरा दूसरे के लिए v1 था वैसा ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अब ये लेंस इसको चिपक कर है क्या? नहीं, इनके बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इसके लिए अब ये इमेज कितने दूरी पर रहेगी? 5 और एंड ये 15, तो ये 15 में से ये 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा? सबको ये बात ध्यान में आएगा। इसके पहले दोनों सरफेस बहुत पास पास में थे, इसलिए पहले की इमेज दूसरे के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट करके काम कर रही है। अभी भी वैसा ही हो रहा है, पर ये दोनों सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस है,
इसलिए ये डिस्टेंस हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा। सही है। तो ये दूसरे पार्ट के लिए मेरा U1 हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू निकालनी है, तो U2 कहता हूँ, दूसरी लेंथ से इसलिए U2 का, और इसकी F2 अपने पास है कितनी है -10, तो लिखो 1/V2 -1/2 इक्वल टू 1/F। V2 की वैल्यू निकालनी है, -1 क्या इसको राइट में लिखा जाता है प्लस हो जाएगा 1/F2 मतलब -10, इधर राइट में चला गया तो प्लस हो जाएगा, सही प्लस आएगा क्या, और ये बन जाएगा 1/, ये राइट में चला गया तो पॉजिटिव बन गया 1/10, 1/-10 प्लस 1/10 0, मतलब क्या V2 इक्वल टू, ये बहुत बड़ा है, इसके कारण 1/, बहुत बहुत बड़ा नंबर है के पास में रहेगा, इसका मतलब ये नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़े नंबर को आपने कहा है इंफिनिटी। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है दूसरे लेंस के कारण वो इंफिनिटी पर है, और ये इमेज अब तीसरे लेंस के लिए क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट कर, क्या सही है, कि दूसरे ने फॉर्म की हुई इमेज तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट करके काम कर रही है, इसलिए तीसरे पार्ट के लिए हो गया 3 इक्वल टू इंफिनिटी, V3 आपको निकालना है, और आपको F3 दिया है, कितना दिया है +30, 1/V3 -1/U3 इक्वल टू 1/F3, 1/infinity मतलब 0, 1/V3 इक्वल टू 1/F3, V3 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो तीसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट आपकी इमेज फॉर्म है, क्या सही है, पक्का क्लियर है। चलो ये इमेज कैसे रहेगी बता सकते हो आप, पॉइंट साइज रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये रेस कैसे आ रहे हैं इंफिनिटी से, ठीक है। तो मतलब रफली अगर आपको बताना होगा तो क्या होगा, ये रेस इस प्रकार से आएगी और ये भी इस प्रकार से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है, और इस प्रकार से लिखो, ये कन्वर्जिंग है, इसने अपना काम ठीक से किया, ये इस प्रकार से जा रही थी, इसने डाइवर्जिंग का काम ठीक से किया, इसने फिर से उनको कन्वर्ज किया, ठीक है। सो दोनों भी चीजें हमने साथ में देखी, इसके पहले जो लिखा वहां पर लेंसेस अगर पास-पास में है तो आप डायरेक्टली पावर और फोकल लेंथ निकाल कर काम कर सकते हो, अगर डिस्टेंसेस है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि इसकी पहले में फॉर्म हुई थी में दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है पर डिस्टेंस एडजस्ट करके देना, ठीक है। ये प्लस 3 क्यों लिया, शायद से इसके में डाउट आया होगा। देखो इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पर 15 सेंटीमीटर पर फॉर्म हुई है, ये 5 सेंटीमीटर चले गए, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर की राइट में अपन कैलकुलेट करें, ठीक है, इसलिए ये प्लस 10 सेंटीमीटर और थोड़ा सावकाश यहाँ कितने घंटे तक पहले विचार कर सकते हैं, मैंने अगर मराठी में ज्यादा बात की और किसी को समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बोल देना सर, प्लीज एक बार नहीं सर। हाँ, जिसको कोई भी भाषा में बोलने के बाद समझ में नहीं आता उसका टेंशन नहीं लेते।
आपको शायद से ये इंस्ट्रक्शन भी समझ नहीं है। यहाँ वो मेडिटेशन वगैरह वाली ट्रांस वाली स्टेज होती है, समझता ही नहीं है कुछ, वैसे सब भाग रहा है, वैसे लोगों को ये क्लास होती है। घर में बैठे तो घर वाले परेशान करते हैं, इसलिए आकर बैठना पड़ता है। अगले वीक में आपके लिए बहुत सरप्राइजेस है। पहले डिसाइडेड सरप्राइजेस टेस्ट में आपको बता देता हूं। हम सीबीएसई के गवर्नमेंट के एक पेपर सॉल्व करते हैं, उनको जो हमने पहले 8 चैप्टर सीखे अभी 60 पर वही उनका सिलेबस है, तो वो आप सबको आता है। ठीक है, एमसीक्यू है 0 पर। ठीक है, तो आराम से थोड़े से वो पेपर हो जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार हो रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखना पड़ेगा उसकी वीडियोस रिकॉर्डेड है क्या, एंड 11वीं के भी कुछ पार्ट के पेपर सॉल्व मतलब, और अभी करोगे ठीक है, लेवल की तरफ नहीं जाएंगे, क्विज वाले पार्ट वन करते हैं। एकदा पहा तुमच्या बारावीच्या दृष्टी कोणाचा काही पेपर्स आहेत तुम्हाला डिफरंट इन्स्टिट्यूटच्या फॉर्मॅट मध्ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इमेज फॉर्म की ये पार्ट ध्यान में आ गया, ये पॉजिटिव मतलब राइट साइड में है, तो इस ऑब्जेक्ट की अब देखो इससे इमेज फॉर्मेशन का पार्ट बताएगा, कितने लेस कंसीडर करते हैं, ऑप्शंस कितने हो सकते हैं, 4 या 3, 4 मिरर में। ठीक है, यहाँ पर 3 ही है, कौन कौन से, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर के थ्रू जाएगा, सॉरी जो फोकस के थ्रू जाएगा, ठीक है। दूसरा या ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड जाता है। तीसरा फोकस के थ्रू जाने वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। क्या सही है? कॉन्केव के लिए भी ऐसा ही है। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्ज होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रहा है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर वाला दोनों में भी सेम है, ऐसे जाने वाला है अनडेविएटेड। तीसरा इस केस में जो है वो इस प्रकार से रहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखो पहला कॉमन है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली फोकस से जाता है या फोकस से आ रहा है ऐसा लगता है। दूसरा भी सेम है, ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड जाता है। तीसरा यहाँ पर पासिंग थ्रू फोकस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। यहाँ पर डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है। ये सब आपने क्लास में पढ़ा है। ठीक है, मैं एकदम स्टार्ट करूंगा। सो ये देखने के बाद, इस डायग्राम को देखने के बाद आपको ये आईडिया है कि इसकी इमेज कहां पर होगी। फोकल लेंथ है 10,
मतलब मेरा f1 10 सेंटीमीटर पर 2f1 20 सेंटीमीटर पर, मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1 है, इंफिनिटी पर नहीं है, बियॉन्ड 2f पर। तो इमेज कहां पर होती है? इंफिनिटी पर है तो फोकस पर, इंफिनिटी से थोड़ा आगे आया 2f के पीछे है तो इमेज होती है f2 एंड 2f2 के बीच में। फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पर आता है तो इमेज 2f2 पर चली जाती है, ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो इमेज 2f2 के पीछे चली जाती है, और ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच f1 पर आता है तो इमेज इंफिनिटी पर जाती है, एंड ऑब्जेक्ट f1 एंड o पर होता है तो इमेज इधर वाले इंफिनिटी से कहां पर आती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस साइड में रेस एक्चुअली जा रहा है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन रहेगा, तो रियल इमेजेस में देखिए इक्वल रेट है। ये पूरा का पूरा लेंसेज का आपका चैप्टर है आपका सेकंड क्लास है, या डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर नंबर 10 या 11 सीबीएस का, ठीक है। अभी सही में मैं ये करते बैठूंगा तो बहुत समय जाएगा, तो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। पर अब इतना तो ध्यान में आया कि ये बियॉन्ड 2f पर है तो इमेज कौन होने वाली है? f2 एंड 2f2 के बीच में, मतलब 10 एंड 20 के बीच में 0-50 बराबर है। ये क्यों पता होना चाहिए? आप आपके आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि सही में मेरा आंसर प्रॉपर रेंज में है, ठीक है। सो अब क्या हुआ? ओके, ये 5 सेंटीमीटर पर है, मतलब 10 उसको यहाँ पर रहेगा, 15 उसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली सही है। इस लेंस के बारे में अगर बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर पर फोकस एंड 20 पर 2f, ठीक है। इसकी इमेज इस पॉइंट पर फॉर्म होगी, ठीक है। सो अब ये इमेज जो है जो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये लेंस 2 के लिए कैसे काम कर रही है? ऑब्जेक्ट। सो ये इमेज रियल है पर इसके लिए क्या काम कर रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। अब ये डिस्टेंस कितना है? टोटल 15 है, उसमें से ये 5 चला गया, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? 10। कहां पर है? राइट में। ओके, कैसा लेना पड़ेगा? फोकल लेंथ उसकी -10 इनटू निकाल, फिर वैल्यू पुट किया, सॉल्व, ठीक है। देखो फॉर्मूला और वैल्यू पुट करना बड़ा आसान है, पर वो क्या रास्ता है ये थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें ध्यान में रखो, लेंसेज के बीच का अगर डिस्टेंस दिया है तो डायरेक्टली ऐसा करेंगे क्या हम? पर अगर लेंसेज आपकी बहुत चिपक कर है एक दूसरे इस प्रकार से, ये है प्लस में, ये है -20, याद रखना डिस्टेंस 30 है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है इमेज डिस्टेंस की बात, अब क्या करोगे? आप इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालोगे, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहे हैं? चिपक कर रहे हैं, मतलब 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f प्लस f p इक्वल टू p1 प्लस p2, ऐसा ही है। तो f1 की वैल्यू है 1/10, f2 की वैल्यू है 1/-20 के यहाँ पर लिखा, कितना आ गया ये 1/10। तो ये कॉम्बिनेशन ये एक्चुअली फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ पर सर इसने फॉर्म की हुई इमेज, फिर वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट करके काम करेगी, ऐसा कंसीडर करके सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के ऑप्टिकल सेंटर ऑलमोस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर कोइंसाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए
पहले लेंस से फॉर्म किया हुआ इमेज डिस्टेंस दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके काम नहीं कर रहा था। ये 15 है इमेज डिस्टेंस जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 10 आ रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पहले ने फॉर्म किया हुआ इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, वही इमेज डिस्टेंस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके काम करेगा। तो इसे दो पार्ट में करेंगे क्या, कोई जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इससे। तो हमने कहा पावर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली है 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 + 1/f2। ये कैलकुलेशन करके आपको इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आती है। तो ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव, ये दोनों मिलकर एक कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करते हैं जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, मतलब समझिए आसान है। ये डिस्टेंस पर है 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, इधर फोकल लेंथ है +20, और अब आपको भी निकालना है। फॉर्मूला में यूज करके निकालना है। u की वैल्यू पता है -30, m की वैल्यू पता है 20, सिर्फ 3 बचा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, 1/d - 1/e = 1/, सही है। तो दोनों भी टाइप यहाँ पर आपके आंखों के सामने पक्का करने थोड़ा सा। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन वाला पार्ट छोटा सा डेरिवेशन है कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस किसी को एकदम तुरंत भागना है तो भाग सकते हैं 5-7 स्टेप का डेरिवेशन। तो देखो ये dispersion of light, light 7 component का इलेक्ट्रिसिटी होता है, वही प्रिज्म है। यहाँ पर हमारे पास एक ही कलर का रे, सो एक ही रे ये इस प्रकार से जा रहा था, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। ये एयर है, ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट शुड बेंड rarer to bend, it should bend towards normal। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये सीधा जा रहा था, ये नॉर्मल की तरफ बेंड। अब यहाँ पर ये ग्लास टू एयर डेंसर टू रेयर जा रहा है, ये सीधा जा रहा था, इससे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड। ठीक है, अब यहाँ पर 5 एंगल है अलग अलग, कौन कौन से, इसे कहा जाता है एक क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये पहला आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल एंड पहला रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज R1। ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, इसको R2 कहते हैं, और ये इमर्जेंट रे है, दिस इज E। ठीक है, और ये जो देखो आने वाली रे की डायरेक्शन ये थी, जाने वाले रे की डायरेक्शन ये है। सो हमारा इनकमिंग रे जिस एंगल से डेविएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इनके डायरेक्शन के बीच का, इनके डायरेक्शन के बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है,
So generally, angle of prism, angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence, and angle of deviation. ये 5 एंगल इंपॉर्टेंट है। R2 को कभी लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ये 5 एंगल आपको पता होने चाहिए। अब देखो थोड़ा समझ लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल कौन-सा क्वाड्रिलेटरल है? A P N Q A plus angle P N Q equal to 180 degree. In triangle P N Q R plus R plus angle P N Q equal to 180 degree. Therefore, A equal to R1 plus R2. Also, example. क्या ये ध्यान में आएगा इतना कुछ पार्टी का? तो पहले ये क्या लिखा है देखो, ये बड़ा एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया A P N Q। देखो यहाँ पर एंगल P ये 90 डिग्री है, क्योंकि PN ये नॉर्मल है,
एंगल क्यू ये 90 डिग्री है बिकॉज एन क्यू ये नॉर्मल है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसमें से ये 90 और ये 90 चले गए, मतलब बचा कितना, मतलब ये अपोजिट पेयर की सम वही लिखा है एंगल ए प्लस बी एन क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा पी एन क्यू ट्रायंगल लिया ये, सो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये R1 है, ये R2 है प्लस बी एन क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो a plus b n equal to 180, r1 plus r2 plus b n equal to 180 डिग्री। RHS कॉमन है, मतलब LHS सेम होनी चाहिए। इसमें भी PNQ है, इसमें भी PNQ है, मतलब a और r1 plus r2 इक्वल टू, वही यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू r1 plus r2। ठीक है, अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया PMQ, वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, so exterior angle की sum इस डेल्टा की sum should be equal to ये वाला एंगल छोटा और ये वाला एंगल इन दोनों की sum। अब देखो ये I है तो ये पूरा का पूरा वर्टिकल जो अपोजिट एंगल मतलब ये पूरा I रहेगा, उसमें से R1 है तो ये रहेगा I माइनस R1। क्या सही है? वैसे ही ये E है तो ये पूरा इसके पीछे वाला E रहेगा, उस E में से ये R2 चला गया, मतलब दिस इज E माइनस R2। तो डेल्टा शुड बी इक्वल टू I माइनस R1 E माइनस R2। क्या सही है? यहाँ पर लिखा। अब ये I प्लस E माइनस कॉमन निकाल ले लिया, ब्रैकेट में रहा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कौन है? A, that is delta equal to I plus T minus A, that is angle of deviation delta depends on angle of incidence। ठीक है, क्लियर? क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा ना एक प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के साइड्स आजू बाजू में तो नहीं होती है, एक पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए एक फिक्स रहने वाला है, एंड I and T आर रिलेटेड। ये कोई ग्राफ है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के लिए डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, सो फॉर ईच डेल्टा सिर्फ ये वाली जो कंडीशन है वो छोड़कर बाकी सब के लिए आपको दो वैल्यू मिलने वाली है इंसिडेंस। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ऐसा है कि ये जो पार्ट है इट इज रिट्रेसेबल, मतलब अगर ये लाइट यहाँ से इंसिडेंस होकर यहाँ पर जाकर यहाँ से इंसिडेंट होता है, किसी ने यहाँ से दूसरा लेजर मारा तो बिल्कुल वो इसी पाथ से बाहर निकलेगा, so that is this path is retraceable। क्लियर है? रिट्रेसेबल मतलब जिस पाथ से ये लाइट जा रहा है उसी पाथ से अगर आप लाइट को इंसिडेंट करते हो तो वैसे के वैसा ही बाहर। दैट्स व्हाई आपको ये सेम डेविएशन दो कंडीशन पर मिलेगा, ये I के वैल्यू के लिए, ये E के वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर इधर से लाइट मारा तो E will be your angle of incidence and I will be your angle of emergence because path is retraceable। so ये सेम डेल्टा आपको दो वैल्यूज के लिए मिलेगा। क्लियर? ये कैसे वैसे डायरेक्टली सिर्फ ग्राफ देखकर ध्यान में नहीं आएगा, पर इसका मतलब ये है। ठीक है, तो भी हम लिख लेते हैं। आज रुकते हैं यहाँ पर, इसका छोटा सा पार्ट जो बाकी है वो कल
बेगिनिंग स्टेट का पार्ट बाकी है तो ठीक है, कल ना करके पहले से कल कंप्लीट कर देते हैं। ये मिनिमम डेविएशन वाला पार्ट